नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे लोग के सामाजिक समझौते के बारे में कि लोग का जो सामाजिक समझौता है उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और उसका क्या महत्व है। जॉन लोग एक समझौतावादी विचारक थे। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत है, इसका जॉन लोग, होब्स और रूसो तीनों ही विचारकों ने माना कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से हुई। यानी व्यक्तियों ने मिलकर के एक समझौता किया और उस समझौते के बाद में राज्य की उत्पत्ति हुई। ये तीनों ही विचारकों को, जैसे लोग को, होब्स को, रूसो को अनुबंधवादी विचारक भी कहा जाता है या समझौतावादी विचारक भी कहा जाता है। यानी कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुई। तो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता क्या है, और एग्जाम की दृष्टि से भी जैसे इनको इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है। होब्स का सामाजिक समझौता क्या है, लोग का सामाजिक समझौता क्या है, या रूसो का सामाजिक समझौता क्या है, रूसो के सामान्य इच्छा क्या है। और इनको एक साथ भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि होब्स लोग रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है। जॉन लोग को उदारवाद का प्रथम प्रतिपादक भी माना जाता है। ये उदारवादी विचारक थे। और आज हम लोग बात करेंगे रूसो का सामाजिक समझौते के बारे में। लोग की प्राकृतिक अवस्था जो है, इसमें प्राकृतिक अवस्था मानी जाती है कि जो एक काल्पनिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था, और उसमें ये एक कल्पना करते हैं कि मानव का स्वभाव किस प्रकार से है, और उन स्वभाव के बारे में लोग ने मानव का अलग स्वभाव बताया है, होब्स ने उसका अलग स्वभाव बताया है और रूसो ने उसका अलग स्वभाव। मानव स्वभाव के आधार पर ही उन्होंने एक समझौता किया। लोग जैसे होब्स ने मानता है कि व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है, गंदा है, पाशविक है, वो घृणा से भरा हुआ है और सभी व्यक्तियों से डरे हुए हैं। तो सभी व्यक्तियों का शोषण करे, इससे उन अच्छा है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए और एक कॉमनवेल्थ का चुनाव कर लिया जाए। लेकिन लोग जो है वो प्राकृतिक अवस्था को शांतिपूर्ण और आदर्श अवस्था मानता है, लेकिन उसमें कुछ असुविधाएं विद्यमान हैं। उनका मानना है कि प्राकृतिक अवस्था है, शांतिपूर्ण है, आदर्श है, लेकिन कुछ असुविधाएं उसके अंदर हैं। प्राकृतिक अवस्था की पहली कमी तो ये थी कि कोई प्रकट और सुनिश्चित सर्वमान्य नियम नहीं थे। इस प्रकार के नियम नहीं थे जिससे राज्य को किस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति इन नियमों की व्याख्या अलग अलग ढंग से करते थे। इस अवस्था की दूसरी कमी ये थी कि इसमें कोई निष्पक्ष निर्णायक नहीं था, तटस्थ निर्णायक नहीं था कि भी निर्णय करने के लिए किसी एक अथॉरिटी को डिसाइड कर दें कि ये है जो प्रत्येक किसी भी मतलब न्याय से अलग है, तटस्थ रह करके ये पृथक रह करके न्याय कर सकता है। इसमें कोई स्पष्ट निर्णायक नहीं था जो विधियों की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर सके। और प्राकृतिक अवस्था की तीसरी कमी ये थी कि इन निर्णयों को क्रियान्वित या इनको लागू करने की कोई शक्ति नहीं थी, जिसके कारण निर्णय सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाते थे। ना तो कोई निर्णय थे, कानून थे, और स्पष्ट कानून नहीं थे। स्पष्ट कानून का पालन करने का, तटस्थ निर्णय करने वाला भी कोई एक संस्था नहीं थी या कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था, और ना ही उनको लागू करने की कोई शक्ति थी कि निर्णय को किस प्रकार से लागू किया जाए। ऐसी स्थिति में निष्पक्ष न्याय की आशा नहीं की जा सकती जिससे लोगों का जीवन सुरक्षित हो सके। और उस समय व्यक्तियों का जो जीवन था वो असुरक्षित था और अनिश्चित था। ऐसी दशा में इन असुविधाओं को रोकने और नियमों की स्पष्ट व्याख्या करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने वाली शासन सत्ता की आवश्यकता हुई। और इन्हीं असुविधाओं को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने आपस में एक समझौता किया।
होब्स के समझौते का मूल उद्देश्य विधियों का निर्माण करना था, जबकि लोक के समझौते का उद्देश्य विधियों की स्पष्टता के साथ व्याख्या करनी थी। लोक प्राकृतिक विधि का समर्थक था और प्राकृतिक विधि सार्वभौमिक रूप में विद्यमान थी। अतः समझौते के द्वारा विधि की व्याख्या स्पष्ट तथा निश्चित रूप से किया जाए, ये लोक का उद्देश्य था। होब्स की भांति लोक के समझौते का स्वरूप भी सामाजिक था। होब्स के समझौते में व्यक्तियों ने आपस में मिलकर अपनी सारी शक्ति एक व्यक्ति या राजा को सौंप दी, लेकिन लोक के समझौते में प्रत्येक व्यक्ति ने संपूर्ण समाज को अपने वे अधिकार समर्पित किए जिनके प्रयोग से प्राकृतिक अवस्था में अव्यवस्था फैलती थी। इस प्रकार लोक के समझौते में व्यक्ति अपने सभी प्राकृतिक अधिकार अपने पास रखते हैं और केवल एक अधिकार अर्थात कानून की व्याख्या करने, उसे क्रियान्वित करने तथा उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार त्याग देते हैं। अर्थात व्यक्तियों ने उन अधिकारों को जो दिए नहीं जा सकते, अदेय हैं, उन्हें अपने ही पास रखा। जैसे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है कि लोक के प्राकृतिक अधिकार कौन से थे। उसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, तीन प्रमुख अधिकार थे। ऑब्जेक्ट टाइप में भी पूछा जा सकता है कि एक चार ऑप्शन दे दें और जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, कौन सा अधिकार नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कौन सा अधिकार है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो तीन प्राकृतिक अधिकार लोक मानता है। प्रश्न ये है कि लोक के समझौते में एक समझौता हुआ या दो, उनके विचारों में ऐसा अंतर्निहित है कि एक नहीं बल्कि दो समझौते हुए, है ना। टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी कि दो समझौते हुए समाज में नागरिकों के मध्य। यद्यपि लोक ने स्पष्ट रूप से दो समझौते का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उसके वर्णन से प्रतीत होता है कि समझौते दो किए गए थे। पहले समझौते से प्राकृतिक अवस्था का अंत कर समाज या समुदाय की स्थापना होती है, जिसे अपन नागरिक या राजनीतिक समाज कह सकते हैं। और दूसरे समझौते से व्यक्तियों ने मिलकर एक शासक विषयक समझौता किया, जिसके द्वारा मूल समझौते को लागू करने के लिए सरकार की स्थापना की जाती है। एक से समाज की स्थापना हुई और दूसरे से सरकार की स्थापना हुई। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक शेबाइन ने कहा कि लोक के विचारों में दो समझौते हुए, एक समझौते से समुदाय की स्थापना हुई और दूसरे से सरकार की स्थापना हुई। इसी प्रकार बारकर ने कहा कि लोक के विचारों में जो गतिविधियां हैं, उनमें पहली गतिविधि समझौता है और दूसरी ट्रस्टीशिप है। समुदाय ने अपने कार्यों को प्रभावी रूप से संपादित करने के लिए सरकार नामक ट्रस्ट की स्थापना की। सरकार की भूमिका यहाँ ट्रस्टी की है, यानी इस व्यक्तियों ने अपनी जो अधिकार थे वो सरकार को दिए हैं, ट्रस्ट सौंप दिए हैं, और समुदाय मूलतः ट्रस्टी है। इस प्रकार लोक के विचार से सरकार को एक सीमित दायित्व की कंपनी माना जाता है। कंपनी के रूप में, जो एक ट्रस्टी के रूप में यहाँ पे सरकार को माना। लोक के समझौते में शासक सरकार को असीमित और अमर्यादित शक्ति प्राप्त नहीं है। सरकार व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी लेती है। इस प्रकार लोक एक सीमित तथा संवैधानिक शासन की आधारशिला रखता है। यहाँ पे हम लोग संविधानवाद का जनक भी लोक का प्रतिपादन भी लोग करता है यहाँ पे संविधानवाद का, कि संवैधानिक शासन जो है उसकी स्थापना होती है। संविधान है किसी राष्ट्र में, तो संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है यहाँ पे। यानी संविधान के जो कानून है, जो नियम है, उनका पालन नहीं हो रहा जैसा संविधान में लिखा हुआ है। अगर संविधान की आत्मा संविधानवाद को माना जाता है, यानी संविधान के अनुसार अगर शासन व्यवस्था चलती है, तो वहाँ पे संविधानवाद है। लोक के सामाजिक समझौते की जो विशेषताएं हैं, उनको प्रमुख रूप से लोक के सामाजिक संविदा सिद्धांत या सामाजिक समझौते के अनुसार दो प्रकार के समझौते हुए। पहला नागरिक समाज और दूसरा शासक और शासितों के मध्य होने से सरकार की स्थापना हुई।
इस समझौते में व्यक्ति अपने अधिकार एक व्यक्ति को न सौंपकर संपूर्ण समुदाय या कम्युनिटी को सौंपता है। किसी एक व्यक्ति को अपने अधिकार नहीं सौंपता, बल्कि संपूर्ण समाज को अपने आप, संपूर्ण कम्युनिटी को अपने अधिकार सौंपता है। लोक के सिद्धांत में शासक उस समझौते का एक पक्ष है। शासक जो है वो सारे अधिकार हॉब्स की तरह उसके पास नहीं है, बल्कि वो भी एक पक्ष है, वो भी एक पार्ट है समझौते का। शासक भी समझौते का एक पार्ट है, एक समझौते का पक्ष है। लोक निरंकुश तथा सीमित सत्ता का पक्षधर नहीं है। वो निरंकुश और सीमित शक्ति उसको नहीं सौंपता, बल्कि सीमित और संवैधानिक और मर्यादित शक्ति ही उसको सौंपता है। लोक के सिद्धांत में राज्य और शासन के अंतर को स्वीकार किया गया है कि जो राज्य है वो अलग है और सरकार अलग है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि राज्य और शासन में अंतर करने वाला पहला विचार कौन था? जॉन लॉक था। यहाँ अगर हम कहें कि राज्य या आधुनिक समय में राज्य किसे कहते हैं, तो राज्य एक यूनिट या इकाई है वर्तमान में, और जो स्टेट्स हैं इनको स्टेट्स कहा जाता है, और कंट्री जिसे कहा जाता है। तो जो देश राष्ट्र है उसको पॉलिटिकल साइंस की भाषा में तो उसको राज्य कहा जाता है। और राज्य के पास एक क्षेत्रफल है, उसकी एक जनसंख्या है, उसके पास संप्रभुता है और एक सरकार है उसको चलाने के लिए। तो यहाँ पे राज्य में और शासन में अंतर किया गया है कि ये शासन है और ये स्टेट है। साथ ही लोग का ये मानना है कि यदि सरकार समझौते की शर्तों का पालन नहीं करती और सार्वजनिक हित के विरुद्ध शासन करती है, तो शासक की नियुक्ति करने वाली जनता को उसे हटाने का या उसे अपदस्थ करने का या उसके विरुद्ध विरोध करने का अधिकार भी मिलता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोक समझौते के द्वारा व्यक्तियों की अधिकतम स्वतंत्रता तथा सीमित और संवैधानिक सरकार की बात करता है, तथा ये भी कि सरकार वास्तव में समाज की इच्छा की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार वह उदारवाद और लोकतंत्र का जनक भी माना जाता है। यानी उदारवाद का जन्मदाता भी लोक को कहा जा सकता है, और उदारवाद के साथ साथ वो लोकतंत्र का भी का जनक भी कहा जा सकता है। लोकतंत्र में भी सभी व्यक्तियों की सहमति से शासन चलता है। अगर सभी व्यक्ति सहमत नहीं हैं तो एक शासन को बदला जा सकता है। तो यहाँ पे एक प्रकार से उदारवादी विचारधारा, जिसमें सभी व्यक्तियों की अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, जीवन और सरकार उन अधिकारों की सुरक्षा करने वाला एक संस्था है। तो हम लोग यहाँ पे आज हम लोगों ने बात करी लोक का जो सामाजिक समझौता है उसकी क्या विशेषताएं हैं, और एक राज्य में की उत्पत्ति में सामाजिक समझौते की क्या महत्व है।